Welcome to Advi's Learning, Leave to Learn. My name is Rahul Pandey. I am having here to teach you chemistry. Today we'll be having a topic that is the very basic topic of 11th and 12th science, and specifically when you're going for the degree purposes. In that case also chemistry का सबसे basic topic जो है वो आज हम जो study करने वाले हैं, that is redox reaction. But before starting that redox reaction chapter, सबसे importantly ये है कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल है जिसे हेनरी मोजली भाई साहब ने दिया था, वो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में जो इनका आशीर्वाद लिए बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि ये भाई साहब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स दिख रहे हैं, दीज आर आर पार्ट ऑफ लाइफ. सो यू टॉक अबाउट द यूनिवर्स, यू टॉक अबाउट मिल्की वे, यू टॉक अबाउट सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, वी ह्यूमन बींग्स और जितने भी लिविंग थिंग्स यहाँ पे हैं, all are having some of the element which are responsible for our living system. Okay, तो ये जो हमारे पीरियोडिक टेबल है इनका हम आशीर्वाद लेते हैं, और इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो हम मूव करते हैं, दैट इज आवर बेसिक चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन. ऑलराइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे क्या है, दैट इज दिख रहा है यहाँ पे कुछ डायग्राम फॉर्म में. So there is one of the element fluorine, there is another element hydrogen, and fluorine is saying I wish I had another electron. So वो हाइड्रोजन को देखता है और उसको क्लिक होता है कि me being the strongly electronegative element and hydrogen being less electronegative, so we can do one thing, that fluorine can go have a bang with hydrogen and it can gain one electron from hydrogen, hydrogen can lose one electron, and ultimately the compound will be formed, that is HF, and the bond will be formed. That means one of the electron has given electron, one of the element has given electron, other element has lose that electron, and a bond is formed. Means there is an oxidation, there is a reduction, which we call it together redox reaction. और ये है आपका redox reaction. बट एक सिंपल सा मोटो याद रखिएगा, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले, या आई कैन से किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले दिमाग में ये आइडिया होना चाहिए कि हमें वो पढ़ना ही क्यों है, व्हाई. अगर हम ये सब्जेक्ट ना पढ़े तो क्या होगा, अगर हम ये टॉपिक ना पढ़े तो क्या होगा, तो उसके पीछे का जो लॉजिकल रीजन है वो मालूम होना जरूरी है. सो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, या एटलीस्ट आपको जो पढ़ा रहे हैं उनसे पूछिए, व्हाई वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर. इसका पर्पस क्या है हमारी डेली लाइफ में, प्लस हम जब डेली कॉमन लाइफ से बाहर जाएंगे किसी इंडस्ट्रियल लाइफ में या फिर किसी एक कंपनी वगैरह में जाएंगे, तो वहां पे एग्जैक्टली इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा, हम इसको यूज कैसे करेंगे. एंड दैट विल सी इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ. ऑलराइट, रेडॉक्स रिएक्शन दैट इज आर स्क्वायर इन डेली लाइफ. द फर्स्ट बेसिक थिंग इज दैट रेस्पिरेशन. ठीक है, सो रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, आप जो सांस लेते हो, हमें अगर जिंदा रहना है तो ऑब्वियसली सांस लेना पड़ेगा, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा रह नहीं सकते. तो रेस्पिरेशन जो है चाहे तो हम करते हैं, ठीक है, या प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, जो भी कोई लोग अगर एक सर्वाइव कर रहे हैं, सो उस सिस्टम में कहीं ना कहीं पे रेडॉक्स रिएक्शन है. जैसे ही आप ऑक्सीजन गेन करते हो बॉडी में जाने के बाद केमिकल रिएक्शन होता है, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट होता है, देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होता है और फिर पूरे बॉडी में जाके आपके सभी ऑर्गन्स को डिलीवर होता है. क्लियर. सो हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, वहां पे वो ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है. सो सबसे इंपॉर्टेंटली फर्स्ट क्या था हमारा, रेस्पिरेशन. नंबर 2 कंबशन. कंबशन के बिना कुछ भी नहीं होता है. आपकी जो व्हीकल्स हैं वो नहीं चलेंगी, आपके घर पे जो खाना बन रहा है पॉसिबल नहीं है, रॉकेट इंजन्स जो आज हम स्पेस एक्सप्लोर कर रहे हैं वो भी पॉसिबल नहीं है विदाउट कंबशन. ठंडी के मौसम में अगर आपको बॉनफायर चाहिए वो पॉसिबल नहीं है विदाउट कंबशन, राइट. और कंबशन के अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, इट्स ऑल अबाउट रेडॉक्स रिएक्शन. सो कंबशन आपकी डेली लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप अच्छे कार या फिर किसी बाइक के बहुत शौकीन हो, स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, यू नो, अभी एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला अपना कार लेके आ रहा है, इलेक्ट्रिक कार. टाटा पावर जो है, टाटा इंडस्ट्री जो है वो भी लेके आ रही है अपने इलेक्ट्रिक कार्स. तो अगर इस तरह से उसमें इलेक्ट्रिकल पार्ट दिखता है हमको, बट जो भी है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कार हो चाहे वो नॉर्मल कोई भी कार हो, कंबशन आपको वहां पे देखने को मिले, वन ऑन इन द अदर वे आपको वहां पे समझ में आएगा. नंबर 3 इज योर फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स की जो हम बात कर रहे थे कि प्लांट्स को अगर फूड प्रिपेयर करना है तो फूड कहां से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है. सो आपको मालूम है जो प्लांट्स में जो लीफ होता है, लीफ में जो क्लोरोफिल है, दैट क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द सनलाइट एंड उसके बाद वहां जो उनका फूड प्रोसेस है स्टार्ट होता है. क्लियर. और ये जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं
सम ऑफ द एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको शो किए गए हैं, डायग्राम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पे दिखाए भी गए हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ होता है। फोर्थ वन, फोटोग्राफी। एक बार जरा आप अपने पेरेंट्स पूछेगा कि वो जो एक एरा था, वो जो एक टाइम था जहाँ पे अगर आपको फोटोग्राफी करनी है तो आप क्या करते हो, आप के पास होते थे रोल्स, ठीक है, और उसमें एक स्पेसिफिक नंबर था कि आप 200 फोटो ले सकते हो या फिर 250 या एक स्पेसिफिक नंबर था। मोर देन दैट नॉट पॉसिबल। ओके, तो उनको बोलते थे हम नेगेटिव्स। फोटो क्लिक किया हमने, नेगेटिव्स मिल गए हमें, और वो नेगेटिव्स को जो फोटोग्राफर है वो लेके जाएगा वहां पे, और वो फोटोग्राफर जो है उस नेगेटिव से जब फोटो प्रिपेयर करेगा तो उसको एक रेड सोल्यूशन से पास करता है, दैट्स अ सिल्वर कंपाउंड। और जो रेड सोल्यूशन से पास करेगा तो उसके बाद आपने मूवीज में देखा होगा कि उसको एक रेड रूम होता है, वो रेड रूम के अंदर वो फोटोज जो है उसको लाइक सोल्यूशन में डालने के बाद उसको हैंग करता है ड्राई होने के लिए, ठीक है, वो आज भी होता है। बस पॉइंट ये है कि वो जो फोटोग्राफर लाइक वो जो हमारे पास कैमरा था जिसके अंदर रोल्स होते थे, आज ऐसा नहीं है। आज तो आप बिलीव नहीं करोगे, लाइक 108 मेगापिक्सल के तो कैमराज आपके सिंपल मोबाइल में आता है। तो नॉर्मली जो एक कैमरा होता है उसका प्राइस ही चला गया, समझ में आ रहा है। सो आज का सिस्टम जो है वो काफ़ी एडवांस हो चुका है, जिसमें आपने फोटो क्लिक किया, पसंद नहीं आया, डिलीट मारो, अगेन फोटो क्लिक करो। लेकिन उस टाइम जो नेगेटिव्स होते थे, उस नेगेटिव्स की वैल्यू कमाल होती थी, और वो नेगेटिव से जब उन्होंने प्रिपेयर करते थे फोटोग्राफी तो उससे क्लियरिटी काफ़ी अच्छी होती थी। और शायद से पॉसिबल ऐसा भी होगा कि आप जरा एक बार देखोगे, आप पेरेंट्स पूछना कि क्या उनके पास नेगेटिव्स अभी भी अवेलेबल हैं, पॉसिबली वो लोग ने रखा होगा, शायद ख़राब हो गया होगा, बिकॉज वो नेगेटिव्स का ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी होता है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है, जो मॉइस्चर है, उससे रिएक्ट करके जल्दी वो ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें ट्राई करना है कि उसे हम सेफ रखें, क्योंकि वो एक विरासत है। समझ में आ रहा है? फोटोग्राफी। नेक्स्ट वन यू गॉट अ ब्लीच। आजकल बहुत सारी ब्लीचिंग एजेंट्स आ चुकी हैं, या आपने शायद से फेसबुक, इंस्टाग्राम पे यहाँ देखा होगा कि अगर आपके पास नॉर्मल कोई क्लोथ वगैरह है, उसको आप डिज़ाइन देना है। सपोज आपने उस क्लोथ को काफ़ी यूज़ किया, लाइक मेरे पास सपोज ब्लैक टी शर्ट है और मैंने इस ब्लैक टी शर्ट को बहुत यूज़ कर लिया, ठीक है, या मेरे पास ब्लू टी शर्ट है, रेड टी शर्ट है, तो आई कैन डू कि उसमें मैं डिज़ाइन करके उसमें मैं ब्लीचिंग एजेंट स्प्रे कर सकता हूँ और उसको अलग अलग कलर में, अलग अलग फॉर्मेट में आई कैन वेयर इट। जो अब तक मुझे पुराना लाइक ओल्ड लग रहा था कि हाँ चलो वो जो टी शर्ट मेरा है वो ओल्ड हो गया है, अब शायद से वो न्यू लगेगा बिकॉज ऑफ ब्लीचिंग एजेंट। ये तो खैर एक सिंपल सा लाइक अपने आप में अच्छा गुड एप्लीकेशन है, बट ब्लीचिंग प्रॉपर्टी जो है वो हर जगह काम आता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आपका जो क्लोथ है, कलर करने के पहले जो एकदम रॉ मटेरियल है ना, दैट इज एक जब फैब्रिक बनता है तो जो फैब्रिक है वो एकदम बहुत हार्ड होता है। उस हार्ड फैब्रिक को क्या कर सकते हैं कि उसको हम ब्लीच करते हैं टू मेक इट सॉफ्टर, क्योंकि उस पर बहुत सारी कोटिंग होती है। ओके, क्योंकि जब वो ट्रांसपोर्ट होता है फैब्रिक, तो फैब्रिक फटना नहीं चाहिए। दैट इज द रीजन कि उसको टफ बनाते हैं, उस पर बहुत सारी कोटिंग होती है कि वो रफ एंड टफ रहे। बट जब इंडस्ट्री उसे लेती है, उसे लाइक डाइंग करने के लिए या फिर उसमें कुछ नया इंप्रूवमेंट करने के लिए, उस पर कुछ ना कुछ प्रिंट करने के लिए, सो उसको पहले स्मूथ करती है। दैट इज डन बाय ब्लीचिंग, दैट इज डन बाय रिमूविंग दोज केमिकल्स। समझ में आया? सो ब्लीचिंग अपने आप में एक बेटर तरीके है, बेटर चीज है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसको आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्लीचिंग का एक और सबसे बड़ा जो एडवांटेज देखने को मिलता है ब्लीचिंग के अंदर, दैट इज कि जो भी लिक्विड पॉल्यूटेंट्स हैं, जितने हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी इंडस्ट्रीज क्या करती हैं कि अगर उनके जो लिक्विड पॉल्यूटेंट, लिक्विड वेस्ट मटेरियल होंगे, उसको क्या करते हैं वो लोग वाटर बॉडी में पास कर देते हैं। दैट मीन्स जो भी फ्लोइंग वाटर बॉडी होगा वहां पे वो लोग रिलीज कर देंगे। वेरी फ्यू ऑफ देम क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। ट्रीट मतलब क्या होता है, वो जो वाटर बॉडी है उसको वो लोग क्या करेंगे, क्लीन करेंगे बाय एडिंग ब्लीचिंग एजेंट इन दैट। ब्लीचिंग एजेंट क्या करेगा, वो जो वाटर पॉल्यूटेंट है, जो उन्होंने लिक्विड पॉल्यूटेंट उनके पास है, उसको वो ब्रेक कर देंगे। बिकॉज ऑल दैट लिक्विड पॉल्यूटेंट इज टुगेदर, उसको ब्रेक किया तो उसमें सेपरेशन देखने को मिलेगा, अलग अलग कंपाउंड्स ब्रेक हो जाएंगे। अब तक वो साथ में थे, अब ब्रेक हो जाएंगे और उनको आप सेपरेट कर सकते हो। एंड देन वो लिक्विड जिसके अंदर पॉल्यूटेंट बहुत कम होगा, उसको आप वाटर बॉडी में रिलीज कर सकते हो। बिकॉज वो जो वाटर बॉडी है उसमें बहुत सारे एनिमल्स पानी पीते हैं, या फिर कुछ ऐसे जो गांव खेड़े के लोग हैं वो लोग उसमें कहीं ना कहीं अपने कपड़े धोते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जो लोकल एनवायरनमेंट में वो पानी जाता है, उसमें वो लोग को अगर रिलीज करना है तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। बट बहुत कम इंडस्ट्री ऐसी करती हैं क्योंकि उसमें भी पैसा लगता है।
सो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री सोचती है कि यार ये सब नहीं करने का, गवर्नमेंट को दिखाने के लिए 1 साल 2 साल 3 साल ये सब काम करने का, उसके बाद गपचुप बैठने का। ये काम जो कि गलत बात है, क्योंकि पॉल्यूशन अगर होगा तो अल्टीमेटली हमें अर्थ पे रहना है। हम ऐसे पर्टिकुलर बंदे नहीं है कि हमारे पास लाइक जो इलॉन मस्क है वो हमारा चाचा नहीं है, वो हमारा मामा नहीं है कि हमको लेके जाएगा भाई चलो एक काम करते हैं मार्स पे निकलते हैं अपन 4 साल के बाद 5 साल के बाद। हमें अर्थ पे ही रहना है, आने वाले 70 साल 70 ईयर्स भी हमें यहीं पे रहना है। तो हमें देखना है कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है इसको हम खराब ना करें। सो ब्लीचिंग का जहां पर रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है, वो ब्लीचिंग एजेंट्स के भी ऐसे फायदे हैं। वन ऑफ द वेरी कॉमन ब्लीचिंग एजेंट जो शायद से आप जानते हैं, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। जिस तरह से H2O को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वैसे ही H2O2 को बोलते हैं हम यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट। क्लियर हुआ? और ये जो यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, जो मैं अभी बात कर रहा था पॉल्यूटेंट को ब्लीच करके क्लीन करने के लिए, जो लोकल लेवल पे आपके आसपास जो सीवेज है ना, उसको भी क्लीन करने के लिए H2O2 यूज करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में आप जरा इंफॉर्मेशन निकालना, बिकॉज क्या है ना, अगर मैं यहां पे आपको कुछ पॉइंट दिखा रहा हूं, सो आई वांट वन थिंग कि एटलीस्ट आप इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन खुद भी निकालें। ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आपको चैप्टर पढ़ना है तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, लर्न होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हमारे एग्जाम के लिए पढ़ना है, बिल्कुल नहीं, नेवर। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट आप जब पब्लिक से मिलोगे, जब बाहर निकलोगे, आप किसी और से इंटरैक्ट करोगे, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो कोई अंकल होंगे, कोई रिलेटिव होंगे, कोई पड़ोसी होगा, इंटरैक्ट करने के लिए यू शुड हैव समथिंग मोर देन दैट पर्सन। समझ में आ रहा है? कुछ तो ज्यादा होना चाहिए थोड़ा सा उस पर्सन के हिसाब से। सो ब्लीच एक कॉमन सा एजेंट है जो आपके सराउंडिंग में डेली लाइफ में काफी ज्यादा यूज होता है। कोरोजन, ये तो खैर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है, कोरोजन, रस्टिंग। क्लियर? जब भी बारिश होती है तो अक्सर जो आपके घर पे जो ग्रिल है, वो ग्रिल कहीं ना कहीं पे डैमेज, आफ्टर दैट बहुत उस पर रस्टिंग देखने को मिलता है। क्लियर? तो रस्टिंग एग्जैक्टली है क्या कि आपका जो आयरन है दैट रिएक्ट विद द मॉइस्चर विद द ऑक्सीजन एंड इट गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। अब वो जो लेयर फॉर्म होता है फेरिक ऑक्साइड का, वो अच्छा नहीं है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पे आयरन को वीक करेगा, उसके स्ट्रेंथ को वीक करेगा, अल्टीमेटली वो टूट जाएगा आने वाले 5-10 साल के अंदर। इसलिए आप उसको बार बार कलरिंग करते हो, एवरी 2 ईयर्स में पॉसिबली आप कलर करते हो, सो दैट कि वो मेंटेन रहे। बट कोरोजन जो है वो एक वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जांपल है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन का, बिकॉज अगर आयरन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन तो वहां भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही हो रहा है, अल्टीमेटली ये फॉर्म होता है। 7th वन जो है दैट इज योर ब्रीथलाइजर और द ब्रेथ एनालाइजर। यू कैन सी यहां पे डायग्राम दिख रहा है आपको। अब ये क्या है? आपने देखा होगा कि जो 31st की नाइट होती है, 26th की जो नाइट होती है, लाइक दिसंबर, 26 दिसंबर हो गया, 31 दिसंबर हो गया, 1 जनवरी पॉसिबली, या कोई ऐसा ओकेजन होता है मोस्ट केस में जब गवर्नमेंट हॉलीडे होता है या फिर कोई फंक्शन हुआ, तो बहुत से जो लोग हैं नाइट में पीकर बाहर निकलते हैं, स्पेशली लॉन्ग ड्राइव यूजुअली जो होता है वो देखने को मिलता है। तो जो ब्रीथलाइजर है वो क्या करता है? वो टेस्ट करता है कि आप जो पर्टिकुलर पर्सन है वो कितना ज़्यादा उसने अल्कोहल कंज्यूम किया है। और गवर्नमेंट की तरफ से एक अल्कोहल का रेशियो निकला हुआ है कि अगर हमने ब्रीथलाइजर लिया, टेस्ट किया, उसमें इतना एक पर्टिकुलर नंबर पे अगर अल्कोहल टेस्ट होता है तो यू आर पास, मतलब आप निकल सकते हो। अदरवाइज अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा रहेगा देन आप गए। इसलिए कभी हम बाहर जाते हैं घूमने फिरने के लिए तो इतने अमाउंट में हम लाइक अल्कोहल अगर बाई चांस जो आपके बड़े हैं लेना है तो अगर तो इतना लें कि एटलीस्ट आपको अपने आप पे कंट्रोल रहे, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कि वो जो टेस्ट है वो फॉलो करना है। वैसे भी अल्कोहल अच्छी बात नहीं है, बट नॉर्मली हम सेइंग। सो ब्रीथलाइजर जो है ये बहुत कॉमन लेवल पे इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑब्वियसली बाय द पुलिसमैन सबसे इंपॉर्टेंटली। और ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रीथलाइजर है सिर्फ पुलिसमैन ही इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भी इसको बाय कर सकते हो इफ़ यू वांट टू बाय, और चेक कर सकते हो कि भाई जो आपका स्पेसिफिक लेवल पे ये जो सैनिटाइजर वगैरह है, ठीक है, या कोई स्पेसिफिक कंपाउंड आपके पास है तो आपको चेक करना है कि उसमें कितना अल्कोहल है। यू कैन ऑल्सो चेक दैट। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज योर मेडिसिन्स। आपको ये मालूम है कि आजकल की जो फार्मा इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा लेवल पे ग्रोथ कर रही है, एंड इस कोरोना पैंडेमिक की वजह से
उसका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया, बिकॉज पब्लिक जो है कंप्लीटली डिपेंड करती है कि द मोर नंबर ऑफ मेडिसिन वी रिक्वायर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, और अगर नॉर्मल जो कफ सिरप, कफ या फिर टैबलेट वगैरह होता है वो हो, या पैरासिटामॉल हो, जो भी कुछ बेसिक जो मेडिसिन हैं उसकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा हो गई है। सैनिटाइज़र जो शायद से 1-1.5 साल पहले उसको कोई पूछता भी नहीं था भाई तू कौन है, ठीक है, आज के पीरियड में ऐसा है कि हर पर्टिकुलर पर्सन, एवरी पर्सन सैनिटाइजर लेके घूमेगा ही घूमेगा। क्लियर? वो इन शॉर्ट डिपेंड कर रहा है उसके ऊपर। फाइन। तो मेडिसिन जो है वो मेडिसिन, उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन से प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियसली कोई भी केमिकल रिएक्शन का आप नाम ले लो, वहां पे आपको देखने को मिलता ही है कि रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कुछ ऐसे मान लो कि 5-10% ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच हैपेंस साइमल्टेनियसली। तो कहीं कहीं पे रेडॉक्स रिएक्शन होता है बट साइमल्टेनियस रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। सो यू कैन से 90% ऑफ केमिकल रिएक्शन जो भी है सभी के अंदर आपको रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलेगा, और मेडिसिन में सबसे ज्यादा, क्योंकि मेडिसिन क्या है, मिलीग्राम अमाउंट में आप उसको यूज करते हो। तो मिलीग्राम में अगर आप यूज करोगे एकदम फाइन डोज में, तो आपको देखना है कि वो जो वहां पर रिएक्शन हो रहा है परफेक्ट होना चाहिए। सो बेसिक लाइफ में मेडिसिन का इंपॉर्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट वन इज डिकम्पोजिशन। ओके, अभी डिकम्पोजिशन यू कैन सी हियर, हमारा जो बॉडी है, अभी फिलहाल जो हिंदू कल्चर में होता है कि हम बॉडी को जो है बर्न कर देते हैं, ठीक है, लेकिन मुस्लिम कल्चर में, उसके बाद क्रिश्चियन कल्चर में क्या होता है कि वहां पे उसको वो बरी करते हैं। तो कुछ एक पीरियड के बाद, कुछ एक ईयर्स के बाद वो जो बॉडी होती है वो अपने आप डिकम्पोज होती है, बिकॉज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सराउंडिंग नेचर में वो उस पर अटैक करते हैं। नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइक आप स्टार्टिंग में, या वी कैन से आपने भी जानते होंगे कि यूजुअली जो हमारे पास लीफ वगैरह हैं जो भी डिकम्पोजेबल है, लाइक लीफ हो गया, प्लांट के कोई अगर बार्क ट्री वगैरह है, ऐसा कुछ है, तो उसको क्या करते थे हम पहले कि उसको आप डिग करो एंड उसमें वो डाल दो और उसको पैक कर दो। जो नॉर्मल आपके लिए था वो लैंड था एक, वो लैंड वैसे के वैसे रहेगा, सिर्फ उसके नीचे अंदर जो हमारे जो लीफ वगैरह रहेंगे जो डिकम्पोज हो सकते हैं वो अपने आप डिकम्पोज होते रहेंगे। आज का सिस्टम नहीं है, और यही एक पॉइंट है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे उसको डिकम्पोज नहीं करते हैं वो पर्टिकुलर मटेरियल को, तो फ्यूचर में जाके आने वाले 1000 साल के अंदर शायद से वो उसका हमें फॉसिल फ्यूल नहीं मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे अर्थ पे आए हैं तो हमें सोचना यह है कि हम अर्थ को बेटर कैसे करें। हमें ये नहीं सोचना है कि हम स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम अर्थ को बेटर कर रहे हैं कि नहीं, ये देखना है। और आज प्रॉब्लम सिस्टम ये होता है कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो खुद ये काम करते हैं कि जो भी कचरा रहेगा उसको, लाइक मान लो कि एक जो रोड है उस रोड पे कम से कम 2 या 3 लोग होंगे, साफ करके एक साइड रखेंगे, लगाया माचिस, एक माचिस से उन्होंने क्या अपना जो बीड़ी सिगरेट है वो जलाया, और दूसरे से उन्होंने उस पर्टिकुलर कचरे को आग लगा दिया। कचरा खत्म, उसको डिकम्पोज करने का प्रॉब्लम खत्म। यही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके थ्रू जो पोल्यूशन हुआ है, क्योंकि वहां पे जो मटेरियल यूज किया गया था वो अलग अलग मटेरियल है। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम लेजी हो गए, सबसे बड़ा इशू यही है कि हम लेजी हो गए। हमें लगता है कि यार ठीक है ना यार, कौन उतना लेके बैठेगा, एक काम करते हैं उसको जरा एक जगह पे कहीं डिकम्पोज कर या जला देते हैं, खत्म करते हैं। उसको सेपरेट कौन करेगा कि भाई प्लास्टिक को अलग करो, पेपर को अलग करो, प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उनको अलग करो, ये सेग्रीगेशन कौन करेगा? सॉरी, ठीक है, इतना अपने पास टाइम ही नहीं है। हाँ, अपने पास 2 घंटे का टाइम है कि हम यूट्यूब पे टाइम पास कर सकते हैं, हमारे पास 2 घंटे का टाइम है कि हम टिकटॉक या बाकी जो भी हैं प्लेटफॉर्म्स उस पर हम टाइम पास कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे रील बना सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कुछ अलग करने का इस तरह से, भाई बहुत बिजी है मैं, ये गलत बात है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरी, सबसे इंपॉर्टेंटली मैं आपसे कहूंगा कि ये जो कंटेंट है ना, ये वाला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये मेरा अब तक का सबसे फेवरेट वर्ड है और कंसेप्ट है। क्यों? सो एज ए सेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये मेरा अब तक का पर्सनली बहुत अच्छा मुझे लगता है टॉपिक। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको एक साइंस फिक्शन मूवी से कनेक्ट करूं, जिससे शायद से आप खुद भी कनेक्ट होना चाहेंगे, दैट इज आयरन मैन। आयरन मैन का आपने अगर सूट देखा होगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंटली जो बीच में यहाँ पे सेंटर में उसको होता है आर्क रिएक्टर, जो एक बहुत ही ज़्यादा मिनी आर्क रिएक्टर है, जो उसके इंडस्ट्री में था, फैक्ट्री में था, उसके कंपैरिजन में बहुत एक स्मॉल सा आर्क रिएक्टर था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हेल्प से दैट इज पॉसिबल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये सिर्फ केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है,
फिजिक्स में जब आप आगे जाते हो इंजीनियरिंग करने के लिए, तो इंजीनियरिंग में भी आपको ये देखने को मिलता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और अगर ये टॉपिक आपको मालूम है ना, तो आई एम श्योर अबाउट दैट कि जो गवर्नमेंट है, जो म्यूनसिपैलिटी है जिसको आप लाइट बिल अपना पे कर रहे हो, शायद से आपको लाइट बिल पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप खुद का जो एनर्जी है वो घर पे प्रोड्यूस कर सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आप घर पे जनरेट करो बिना किसी लोड से। हाँ, थोड़ा बहुत आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप इंजीनियर हो यहाँ से और यहाँ से, अगर आप इंजीनियर हो सच में, तो आप ये काम कर सकते हो कि यू कैन हैव योर इलेक्ट्रिक जनरेटर, यू कैन हैव योर मैग्नेटिक जनरेटर एट योर होम, और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप उसको घर पे ही यूज कर सकते हो। तो आपके घर का जो लाइट है, जो फैन है, दैट कैन वर्क ऑन दैट। और अगर आपको बिलीव नहीं होता है तो यू कैन सर्च ऑन इंटरनेट, ऐसे बहुत सारे इंडियन इंजीनियर्स हैं, मैं फॉरेन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने अपने रूफ पे, दैट मीन्स वहाँ पे जो बालकनी है या फिर जो टेरेस है, वहाँ पे उन्होंने सोलार पैनल्स लगाया है या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाया है। प्रॉब्लम यह है कि जो मैग्नेटिक जनरेटर है उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नेट बहुत स्ट्रांग चाहिए वहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर, सोलार पैनल्स वो खुद उन्होंने बिल्डअप किया है, और जो हर महीने जो लाइट बिल आता है म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक्स्ट्रा ऐड होके उसमें काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। और अगर आप सच में अच्छे इंजीनियर हो तो मेरे हिसाब से ये मुझे लगता है कि देयर इज़ नथिंग लाइक ए रेस्ट्रिक्शन कि आप अभी 11th में हो या अभी आप 10th में हो और आप तो अभी उतना नॉलेजेबल नहीं हो, तो कैसे करोगे आप? थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। मालूम नहीं होता है, अपने को आइडिया नहीं होता है, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा। कोई चीज़ अगर समझ में, लाइक मान लो कि आप 10th में हो और आप 12th का टॉपिक पढ़ रहे हो और फिर भी आपको लगता है कि मुझे पढ़ना है, तो हाँ, फर्स्ट थिंग पढ़ना है, इंटरेस्ट है। सेकेंड थिंग इज दैट कि एफर्ट करना पड़ेगा। अगर आप एफर्ट पुट आउट करते हो कि चलो मुझे जो ये टॉपिक है समझना है, इतना भी तो आप डम्बो हो नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ तो टॉपिक होगा ना जो समझ में आने वाला है। जो नहीं आएगा उसके लिए सर्च करो, यूट्यूब है हमारे पास, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं। आपके स्कूल कॉलेज के जो क्लासेस के टीचर्स होंगे उनसे पूछिए आप। अगर आप सच में यहाँ से और यहाँ से इंजीनियर हैं तो सोचेंगे इस बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हेल्प से बहुत सारे, जैसे एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ आपको कि आपने 10th में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा होगा या इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ा होगा आपने। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो भी एक प्रोसेस है जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो एग्जाम्पल यहाँ पे शो किया गया, बैटरी वगैरह भी है। तो आपके मोबाइल बैटरी में जो आप मोबाइल बैटरी कभी अगर ड्रेन हो गया, जीरो चार्ज हो गया, तो क्या करते हो आप उसको चार्जिंग में लगाते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट हुआ बैटरी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, बैटरी में जो स्टोर हुआ है वो केमिकल एनर्जी है। अगेन जब आप मोबाइल को यूज करते हो या फिर लैपटॉप हो गया या फिर कैमरा हो गया, उसको जब वापस आप यूज करते हो तो वहां पे केमिकल एनर्जी जो बैटरी के अंदर है अब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, एंड देन आप उसको यूज करते हो और हैप्पी होते हो। समझ में आ रहा है? तो सेम थिंग्स, ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बैटरी है सुपर डुपर टॉपिक है। सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि आप जब 12th में जाएंगे या अभी से ट्राई करो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो एग्जैक्टली क्या है, उसके अंदर क्या कंटेंट होता है। रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में हमें लास्ट में थोड़ा बहुत कंटेंट देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। और जब हम जाएंगे 12th में, सो 12th में यू आर हैविंग अ डिटेल्ड कंटेंट अबाउट दैट चैप्टर। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जो लोग यहाँ पे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में इक्वल लेवल पे इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज़ एक काम करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पहले निकाल लो। क्या है ना, अगर कुछ चीज़ें हमें पहले मालूम होती है ना तो एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, तेरे भाई को मालूम है, ठीक है, तो एक अच्छा लगता है। देन नेक्स्ट वन, मिक्सिंग द केमिकल्स लाइक विनेगर एंड बेकिंग सोडा। ठीक है, किसी ने कभी ये देखा है, लाइक एक तो फर्स्ट थिंग कॉमन लेवल पर पॉइंट है कि विनेगर बेकिंग सोडा को आप मिक्स करो तो वहां पे एक वॉल्केनिक इरप्शन जैसा रिएक्शन होता है। ओके, थोड़ा बहुत काइंड ऑफ। तो वो जो इरप्शन आपने स्कूल टाइम में एग्जीबिशन किया होगा, तो एग्जीबिशन में अगर कभी आपने वोल्केनो बनाया होगा और वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन दिखाया होगा, तो एक बहुत कॉमन सा मेथड है जिसमें आप क्या करते हो, लिए आपने लाइक पेप्सी, कोको कोला कुछ लेते हो आप, उसमें मेंटोस डालते हो, जो कि एक्सपेरिमेंट बहुत देखा होगा आपने, और उसमें थोड़ा हमने कलर ऐड कर दिया, कलरिंग एजेंट, रेड कलर, और जैसे ही आप कोई आते हैं टीचर्स, आपने डाल दिया, देन रिएक्शन, फटक से इरप्शन होता है। वो जो इरप्शन हो रहा है, वो जो केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है मेंटोस एंड पेप्सी या कोको कोला का, वो भी रेडॉक्स रिएक्शन है।
12th वन जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो है आपका मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसका आपने चैप्टर भी पढ़ा है 10th में, मेटलर्जी करके एक चैप्टर था आपको, और आपको याद होगा वहां पे आपने एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट किया था, तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम वो भी उसी के अंडर में आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और कोबाल्ट, बिकॉज आपको मालूम है कि आपके प्लैनेट अर्थ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आप आयरन यूज़ करते हो। सो जो आयरन का प्रोडक्शन है कैसे हो रहा है, वो किस तरह से आप उसको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, इट्स ऑल बिकॉज कि अर्थ के अंदर जो आयरन है उसको आप माइनिंग करके निकालते हो बाहर। तो अगर आपको 10th का कंटेंट याद होगा, तो जब हम माइनिंग करके जो ओर्स निकालते हैं या मिनरल्स निकालते हैं तो उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। वो ट्रीटमेंट देने के बाद हमें समझ में आता है कि चलो हमें इसमें से, क्योंकि अगर सपोज मुझे एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट करना है तो यूजुअली बहुत फेमस जो है वो है बॉक्साइट ओर, बहुत फेमस है एल्यूमिनियम के लिए। वैसे ही आयरन के लिए जो फेमस है वो है हेमेटाइट ओर, हेमेटाइट ओर बहुत फेमस है। अब पॉइंट ये है कि क्या यही दो लोग हैं, मतलब एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्ट करना है तो बॉक्साइट ही है? नहीं, बहुत सारे ओर्स हैं एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन बॉक्साइट ओर जो है उसमें से ज्यादा अमाउंट में एल्यूमिनियम हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वो जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है जहां पे आप ऑक्सीडेशन भी करते हो, रिडक्शन भी करते हो, फिर उसके बाद अगर याद होगा आपको तो रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, वो रिएक्शन में भी आपको रिडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। समझ में आया? तो इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल हम यहां पे देख रहे हैं ये हमारी डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। समझ में आ रहा है? तो ये अपनी तरफ से मैंने ट्राई किया कि एक 12 बेसिक एग्जाम्पल जो आपको मैं शो कर रहा हूं, बट मैं कंसिडर करता हूं कि इसके अलावा आपके पास भी काफी कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स होंगे जो आप खुद सर्च कर सकते हो कि ये जो चैप्टर हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन, इसे हमें पढ़ना क्यों है, वाई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, और इसका इंपॉर्टेंस वैल्यू आपको समझ आना चाहिए। लेट्स गो फॉर द मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है, क्योंकि ये थोड़ा सा एप्लीकेशन पॉइंट डेली लाइफ में क्या था वो जरूरी था। अब हम हेड करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक और चीज मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज एक ट्राई करो कि जैसे होता है ना कि MSCIT हम पढ़ते हैं तो हमें वहां पे पावर पॉइंट वाला सिखाते हैं, वर्ड सिखाते हैं, एक्सेल सिखाते हैं। पहली बात तो ये बहुत बिग डील नहीं है कि आप सीख नहीं सकते, पावर पॉइंट सीखना बहुत ईजी है। एक काम कहूंगा आपको कि प्रेजेंटेशन जरूरी है वहां पर, जब आप पावर पॉइंट बताते हो तो वहां प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। समझ में आया? एक जो ये प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि यहाँ पे कंटेंट शो किया, उसके बाजू में उसका डायग्राम दिखाया गया, ये प्रेजेंटेशन आपको ऑलमोस्ट ट्राई करो कि ये धीरे धीरे करो। मतलब इन शॉर्ट, अब मैंने रिडॉक्स रिएक्शन यहाँ बना दिया। आप कोई भी एक टॉपिक ले लो आपके इंटरेस्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, किसी भी चीज़ का, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, आपकी मर्जी, उसका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करो, क्योंकि फ्यूचर जो है ना इस पे डिपेंड करता है। बिकॉज आप 11th एंड 12th के बाद जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो ग्रेजुएशन में यू विल बी हैविंग अ 1 आवर, 1 घंटे का आपका सेशन होता है, ये एग्जाम होता है, मालूम है? आपका जो आपका प्रेजेंटेशन है कुछ अराउंड आपको उसमें 100 स्लाइड्स चाहिए, और वो 100 स्लाइड्स को आप 45 मिनट्स के अंदर एक्सप्लेन करते हो, और जो बचे हुए 15 मिनट हैं वो होता है वाइवा। अब इमेजिन करो कि अगर आपका प्रेजेंटेशन स्किल काफी अच्छा रहेगा, पीपीटी फॉर्म करने का, प्रिपेयर करने का जो हैबिट रहेगा वो काफी आपको अच्छे से आता रहेगा, तो जब ग्रेजुएशन में आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो वहां पे काफी बेहतर तरीके से आप इसको पहले प्रेजेंट करोगे, उसके बाद खुद ओरली उसको प्रेजेंट कर सकते हो। सो थोड़ा ये हैबिट में लाओ अभी से, क्योंकि 11th में हो ना आप, तो अभी इसमें क्या है कि आपके पास थोड़ा टाइम मिलता है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हमारे इंडेक्स हैं जो हम कवर अप करेंगे हमारे पूरे चैप्टर में। दैट इज इंट्रो तो हमारा हो गया स्टार्टिंग में ही। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से स्टेट। वन मोर थिंग गाइस, ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है जो हम देखेंगे पीछे बाद में। द नेक्स्ट यू गॉट अ बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। आई नो आपने 10th में बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा हुआ है, लेकिन दैट बैलेंसिंग इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट। दोनों में बैलेंस होगा, लेकिन वो जो आपने बैलेंसिंग देखा था वो बहुत क्विक था। समझ में आ रहा है? तो जब क्विकली बैलेंसिंग करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि भाई इसमें प्रोसेस क्या था, स्टेप बाय स्टेप क्या हुआ, और यहां हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, वो हमें समझ में आएगा। ठीक है? एप्लीकेशन जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया, हम बाद में भी शो कर देंगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है? तो ये कुछ हमारे इंडेक्स कंटेंट है। आज के लेक्चर में पॉसिबली विल कंसीडर दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारा पार्ट है वो हम कवर अप करेंगे। याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में विल बी डीलिंग विथ द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस।
ठीक है, क्योंकि जो हम ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट में जो हम एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं वहाँ पे आपको समझ में आएगा कि ये एग्जांपल्स जो मैंने करेक्ट किए हैं ये कुछ बेसिक कॉमन एग्जांपल्स हैं जो हमें देखने को मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में स्पेशली। ओके, तो फिलहाल जो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कंटेंट है वो हम देखते हैं हमारा क्या रहेगा वो। ये हैं कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के। फर्स्ट विल डील विद ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन आपको मालूम है कि जो भी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन का रहेगा रिडक्शन का उल्टा रहेगा। So oxidation means what exactly? It is defined in 5 ways. Number 1, addition of oxygen. Common sense की बात है, ये आप भी जानते हैं। Number 2, removal of hydrogen. So चाहे तो आप ऑक्सीजन ऐड करो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करो, बाहर निकालो, ठीक है, दैट वे। नंबर 3, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। ये शायद से बहुत कम लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा। देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ डेफिनेशन जो है बहुत अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों को उसको आइडिया होगा। सो ऑक्सीजन ऐड करना, हाइड्रोजन रिमूव करना, दैट्स बहुत सिंपल है वो। लेकिन उसके बाद जो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है बाय एनी स्पीसीज, किसी भी पर्टिकुलर एटम ने, एलिमेंट्स ने या फिर आयन ने, कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो वो ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे, ये देखने को मिलेगा। ये क्लियरली एकदम बोलेगा कि हाँ वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट वन, यू गॉट अ फोर्थ वन, दैट इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? ऑब्वियसली जो एलिमेंट आपके पास रहेगा उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है सोडियम, ठीक है, और सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराउंड है मान लो कि 1.7, तो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो भी कोई आप ऐड करोगे तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि हमने यहां बोला कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट यू गॉट अ फिफ्थ वन, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑब्वियसली अगर कंपाउंड के अंदर कोई सपोज कंपाउंड है जिसके अंदर मर्क्यूरी है या सोडियम है, ठीक है, या जिंक है अगर, या कॉपर है, तो आपने उसको रिमूव कर दिया, बाहर निकाला, तो ये क्या हो गया? वो है आपका ऑक्सीडेशन, बिकॉज यहां पे डेफिनेशन क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। क्लियर? अभी जो हमारे पास डेफिनेशन थे, 5 डेफिनेशन थे ऑक्सीडेशन के, दैट कंप्लीट डेफिनेशन आप जो रिडक्शन में देखोगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट क्या है? रिडक्शन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यहां पे क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 2, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हियर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड डेफिनेशन, gain of electron by any species, here loss of electron by any species. Fourth one, addition of electropositive element, and whereas here fourth one, addition of electronegative element. जो भी ऑक्सीडेशन डेफिनेशन रहेगा तो कोई एक लर्न करो एंड जो सेकंड है वो अपने आप उसी प्रोसेस में आ जाएगा। फिफ्थ यू गॉट अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एंड माइंड इट एवरीवन, ये जो हमारे पास डेफिनेशन दिख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों डेफिनेशंस, इन दोनों डेफिनेशंस के एग्जांपल्स आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेंगे। आई जस्ट वांट वन थिंग कि आप ये डेफिनेशंस को दिमाग में रखो, एटलीस्ट अभी के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए आप उसको नोट डाउन कर लो, सो दैट कि जब एग्जाम्पल्स हम अभी देखेंगे तो यू कैन कनेक्ट विद दैट एग्जाम्पल कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। बिकॉज यहाँ जो 5 डेफिनेशन दिए हैं, पांचों डेफिनेशन के हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट विल गो फॉर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ भाई साहब जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे? सो 2 एटम्स वी आर टॉकिंग एंड बोथ ऑफ देम, लाइक बोथ एटम्स आर हैविंग अ चार्ज व्हाट 0। ये भी 0 है, ये भी 0 है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास, उन्होंने किसी ने भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है, किसी ने कोई इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किया, ठीक है। द रेड वन इज सेइंग आई एम अबाउट टू लूज इलेक्ट्रॉन, आई एम अबाउट टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड हियर दिस वन इज सेइंग येलो वंस आर यू श्योर। और कमाल का धोखेबाज है जो रेड है बंदा, रेड एटम, वो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करता है और येलो को दे देता है, एंड नाउ बोलिंग आई एम पॉजिटिव, ओके। और ये भाई साहब नेगेटिव होकर शांत हो गए, क्या कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन सा एग्जांपल जो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, क्योंकि एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और पॉजिटिव होकर बहुत इतरा रहा है। यहां कुछ एग्जांपल हमारे पास देखो हैं, ओके। ये 5 एग्जाम्पल, 7 एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं ऑक्सीडेशन के। जो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल जो दिख रहा है, दैट इज द फर्स्ट डेफिनेशन। क्या था ऑक्सीडेशन का? दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे आपने कार्बन में ऑक्सीजन ऐड किया, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड किया, वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट थिंग इज दैट डेफिनेशन नंबर 2, दैट इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये कंपाउंड कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हियर आपने ऑक्सीजन ऐड किया, तो क्या हुआ इसकी वजह से?
सल्फर हुआ फॉर्म और H2O। इन शॉर्ट यहां जो हाइड्रोजन सल्फाइड में जो हाइड्रोजन था वो हो गया रिमूव, ये हाइड्रोजन चला गया बाहर ऑक्सीजन के साथ, सल्फर रह गया अकेला। तो यहां पे हमने हाइड्रोजन को रिमूव किया। ओके, थर्ड डेफिनेशन क्या था हमारा? थर्ड वाज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। सोडियम एक मेटल है और मेटल की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया एंड इट बिकम्स Na+ एंड E-। ओके, सेम वे Fe आयरन, Fe ने एक इलेक्ट्रॉन नहीं, यहां पे Fe ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया और इट बिकम्स Fe+3 एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स गेट्स आउट। तो ये दोनों जो एग्जांपल है क्या शो कर रहे हैं? यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी कौन शो करेगा? ऑब्वियसली जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा रहेगा। और कौन कौन कर सकता है ये काम? दैट कैन बी डन बाय योर मेटल। ओके, ये काम जो है मेटल करेगा और साथ में इसके कौन करेगा? दैट इज द नेगेटिव आयन। सो मेटल एंड नेगेटिव आयन, ये दो लोग जो हैं ये लोग काफी अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए पावर है क्योंकि वो लूज करेगा ही। नेगेटिव आयंस के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नेक्स्ट जो आपके पास है मैग्नीशियम प्लस फ्लोराइड। यहां पर जो फ्लोरीन है F, ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो ऐड हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जो ऐड हो रहा है, क्योंकि हमारा फोर्थ डेफिनेशन क्या था? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो ये इसमें ऐड हुआ एंड वी गेट मैग्नीशियम फ्लोराइड। फिफ्थ डेफिनेशन वाज व्हाट? दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहां पे देखोगे तो ये जो मर्क्यूरी है Hg2Cl2, कंपाउंड क्या है? Hg2Cl2, ये आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और यहां पे आपका HgCl2 फॉर्म होता है और मर्क्यूरी बाहर चला गया। मर्क्यूरी आपका मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और वो हो गया बाहर। इस तरह से हमारे पास जो 5 डेफिनेशन है वो 5 डेफिनेशन के यहां पे 7 एग्जांपल्स देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट के पास जो है रिडक्शन रिएक्शन। और यहां भी आपके सामने दिख रहा है, ये भाई साहब हमारे कौन है? ग्रीन कौन है? हैलोजन है। ये कौन है? येलो भाई साहब, कोई तो है, दानवीर, दयावान जो है वो लोग हैं। हैलोजन इज सेइंग प्लीज स्पेयर एन इलेक्ट्रॉन। सो ये आते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देके चले जाते हैं, क्योंकि हैलोजेंस को ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये एक बेटर प्रेजेंटेशन है। और अगर आप आगे मूव करते हो सो यू कैन सी रिडक्शन रिएक्शन में कुछ बेसिक एग्जांपल्स यहां पे शो किए हैं आपके लिए। जैसे कि हमने कहा था अभी जस्ट पिछले वाले स्लाइड में कि ऑक्सीडेशन कौन करता है? मेटल या फिर नेगेटिव आयन, मेटल या फिर नेगेटिव आयन। तो रिडक्शन रिएक्शन कौन करेगा? रिडक्शन रिएक्शन वो करेगा जो होगा नॉन मेटल, ओके, नॉन मेटल और वी कैन से पॉजिटिव आयंस। ठीक है, एग्जांपल नंबर 1, दिस इज योर कंपाउंड इथीन। और जो इथीन कंपाउंड यहां दिख रहा है आपके सामने, इसमें क्या है? जो ये हाइड्रोजन हमारे पास है, 1 हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन, ओके, नेक्स्ट हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बन। तो क्या फॉर्म हुआ? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। देन यू गॉट Fe2O3 प्लस कार्बन। ये रिएक्शन शायद से आपने 10th में भी देखा होगा, जहां पे मेटलर्जी जो चैप्टर था ना उसमें हमने कार्बन को यूज किया था फॉर द रिडक्शन। जो भी हमारे पास ऑक्साइड ओर था, ऑक्साइड ओर में से ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो आप कार्बन यूज कर रहे थे और यहां भी वही काम हुआ। जितना भी ऑक्सीजन है सारे के सारे ऑक्सीजन चला गए कार्बन के पास, आपको मिलता है Fe एंड कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हुआ, करेक्ट ना? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां भी वही हो रहा है। देखो ये जो HgO के पास ये जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है यहां पे, ये ऑक्सीजन चला गया बाहर। क्लियर? नेक्स्ट यू गॉट एडिशन ऑफ या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये आपका Cl2 है, मतलब क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, बिकॉज 1 Cl गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे आपके पास क्या है? देयर इज 2 Cl, सो 2 Cl विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो गया? 2 Cl माइनस। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल N2, 1 नाइट्रोजन gains 3 electron, that means 2 nitrogen will gain 6 electron and it will have 2n minus 3.
ये दोनों एग्जाम्पल जो है ये है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज। नेक्स्ट यू गॉट अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या वी कैन से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो यहाँ पे जो आपका कैल्शियम है वो कौन है? कैल्शियम एक बेस्ट मेटल है। अगर वो बेस्ट मेटल है तो उसमें हम जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, और ये जो कैल्शियम है हमने इसको ऐड किया हाइड्रोजन के साथ, हमें कंपाउंड मिलता है कैल्शियम हाइड्राइड। समझ में? और हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहां पे FeCl3 में यू कैन सी देयर इज 3 क्लोरीन एंड हियर इन FeCl2 देयर इज ओनली 2 क्लोरीन। मतलब एक क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसको हमने कर दिया रिमूव। ऑलराइट, सो ये हमारा जो कंसेप्ट था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का। एंड आई एम श्योर कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन हमारे पास हमने जो डेफिनेशन लिखा था 5 डेफिनेशन, आपको वो याद रहेगा बिकॉज उसका डायरेक्ट कनेक्शन है आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वहां पे डायरेक्ट कनेक्शन है, क्योंकि वहां जब हम कंटेंट पढ़ेंगे तो कोई एक रिएक्शन दे दिया मैंने आपको, और उस रिएक्शन में आपको गेस करना पड़ेगा कि ये रिएक्शन के अंदर विच पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज गोइंग ऑक्सीडेशन, विच वन इज अंडरगोइंग रिडक्शन। On that basis, you are going to say they are oxidizing agent or they are reducing agent. समझ में आ रहा है? तो वो जो कंसेप्ट है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है ये जो कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा है आज के लेक्चर में उससे। सो आई होप सो आपको जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जो रिएक्शन है वो समझ में आया होगा। एंड नाउ विल हेड फॉर द नेक्स्ट वन, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट जो आपको ये आइडिया होना चाहिए, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला। ये आप स्कूल टाइम से सीखते आ रहे हो। आपने अगर याद होगा आपको तो आप 10th में 9th में एक्चुअली आप लोग को पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस का एक टेबल था, उसी में आपको केमिकल फॉर्मूला भी सिखाया गया था कि केमिकल फॉर्मूला कैसे आना चाहिए, और ये सेम उसी कंटेंट मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, तो मान लो कि मैंने बोला कि भाई एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, सो मोस्ट ऑफ द पीपल मस्ट बी नोइंग, लेकिन अगर किसी को नहीं मालूम है तो उसको फाइंड करना है ऐसे स्टाइल में, ये आना चाहिए। एग्जाम्पल नेक्स्ट वन, कैल्शियम फॉस्फेट, ये कैसे फॉर्म हुआ वो मालूम होना चाहिए। एंड सेम थिंग सोडियम सल्फेट, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th में, एंड जो उस टाइम हमने शायद से इग्नोर किया बिकॉज हमने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने रट्टा मारा उसको या फिर कुछ भी किया। बट मैं कंसिडर करता हूँ प्लीज़ कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है, अगर आपको ये नहीं आता है, केमिकल फॉर्मूला अगर ये नहीं आता है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा मुश्किल है। कोई भी केमिकल रिएक्शन फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। समझ में आ रहे हो? और आप पोपट नहीं हो, आप इंसान हो, इंसान के बच्चे हो। कम ऑन, थिंक इन दैट वे। क्लियर है कि नहीं? सो ये जो कंटेंट यहाँ पे है केमिकल फॉर्मूला, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये टोटली बेस्ड है किसके ऊपर? ये बेस्ड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस के ऊपर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स के ऊपर। ऑलराइट, जो है ये वाला पॉजिटिव रेडिकल्स और आयंस, यहां पे आपको 4 कॉलम्स दिए हैं। मोनोवेलेंट मतलब दैट पॉजिटिव आयन और रेडिकल जिसका चार्ज है पॉजिटिव सिंगल 1 +1, डाइवेलेंट हैविंग +2, ट्राइवेलेंट +3, टेट्रावेलेंट +4। ये जो मैंने कंटेंट यहां पे लिखा है, शो किया है ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट है और बहुत इनफ कंटेंट है फिलहाल एट ये स्टेज में आपको लर्न करने के लिए। एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू गाइज, इसे लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल्स। Likewise, you are having negative radicals और ions. Same way, monovalent, di, tri and tetravalent, जिसमें आपको चार्ज -1 है, -2, -3 एंड -4, जो आपको 9th में पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप जो 11th में पढ़ रहे हो, क्योंकि हमें 11th में रट्टा नहीं मारना है, हमें उसे कंटिन्यू करना है। ओके, और इसी से जुड़ा हुआ ये आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो ये हम प्रैक्टिस करेंगे, आपके ऊपर है। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस का टेबल आपके पास है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ऑलराइट, और इससे जुड़ा हुआ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे। तो जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो सुपर इंपॉर्टेंट रहेगा। And really thank you for watching Edwis Learning, and I hope to that one that in the next lecture when you'll be coming, you'll be going to have that oxidation reduction as a revision, and then you'll come to the lecture. Thank you all.